जुलाई बच्चों, आज हम इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश पे डिबेंचर कैसे इश्यू होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम अदर देन कैश, इसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई कंपनी अगर उसको एसेट की ज़रूरत हो तो वेंडर से एसेट परचेस करता है। एसेट परचेस करने के बाद उसका कैश में पेमेंट नहीं करता है। तो इस सूरत में कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि डिबेंचर इशू करके, है कि नहीं, वेंडर से, जिससे हम एसेट परचेस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वेंडर से एसेट परचेस करेंगे और रिटर्न में उसको डिबेंचर इशू करेंगे। तो डिबेंचर इशू करने के बाद फिर इसका अकाउंटिंग वगैरह, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जब कंसिडरेशन पे अगर एसेट परचेस करेंगे, ये मेनली वेंडर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वेंडर अपना जो एसेट जो कंपनी को सेल कर रहा है उसके बदले में डिबेंचर लेना चाहता हो तो फिर ये डील हो सकता है। अगर वेंडर का विलिंगनेस नहीं हो तो फिर ये डील नहीं होगा। तो इसमें भी फिर जब डिबेंचर इश्यू होते हैं तो डिबेंचर एट पार, जो मैंने आपको पहले बताया था, और डिस्काउंट या प्रीमियम पे इश्यू होते हैं। तो जब इसके बारे में इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन एक लाया हुआ है। इसके थ्रू मैं आपको इस टॉपिक को समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो coming to the question is X Limited purchased asset of 99,000 from another firm and agreed on purchase consideration by issuing 10% debenture of 100. If debenture have been issued at par या second discount of 10 rupees या premium of 10 rupees generalize, तो क्या किया, X Limited इस कंपनी ने किसी दूसरे फार्म से 99,000 का एसेट परचेज किया। तो 99,000 का एसेट परचेज करने के बाद उस एक्स लिमिटेड ने दूसरे फार्म को इसके बदले में 10% डिबेंचर इशू किया, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़। अगर इस डिबेंचर को एट पार पे इशू करेंगे या सेकंड एट डिस्काउंट पे इशू करेंगे या थर्ड प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो इस पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, इन तीनों का हमने क्या करना है, जर्नल बनाना है। इस ट्रांजैक्शन को हम एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ जर्नल बुक में इसको हमने शो करना है। इसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा, ये कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब एसेट परचेस करते हैं तो इसका ट्रांजैक्शन होगा संडे एसेट अकाउंट, ये डिबिट होगा वैल्यू ऑफ एसेट से। वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, 99,000, इतने से डिबिट होगा टू, किस से परचेज कर रहा है, वेंडर से। तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा, वेंडर अकाउंट ये भी 99,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो इसका फिर नरेशन, एसेट परचेस्ड, तो आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद जब पार पे डिस्काउंट डिबेंचर इशू करेंगे तो इसका फिर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, एट पार, तो वेंडर अकाउंट। इसके बाद क्या होगा, जब डिबेंचर को इशू करेंगे तो वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद डिबेंचर इशू करने के बाद ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट डिबिट हो जाएगा। तो वेंडर अकाउंट ये भी 99,000 से क्या हो जाएगा, डिबिट होगा, ठीक है। उसके बाद हम वेंडर को डिबेंचर इशू करेंगे, 10% डिबेंचर, ठीक है। तो जब डिबेंचर इशू करेंगे तो इसका फिर ये डिबिट हो जाएगा टू 10%
डिबेंचर अकाउंट, ये भी 99,000 से क्रेडिट होगा। तो अगर पार पे डिबेंचर इशू करेंगे तो वेंडर को कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, तो इसका हम कैलकुलेशन करते। तो 99,000 अगर पार पे इशू करेंगे तो इशू प्राइस होगा ₹100। तो इस सिचुएशन में 990 एक्स लिमिटेड को 990 डिबेंचर इशू करना पड़ेगा वेंडर को। तो इसका इसका फिर नरेशन लिखना होगा, इशूड 990 डिबेंचर एज परचेज कंसिडरेशन। किसको क्या बोलते हैं हम? परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, है कि नहीं। एसेट परचेज करने के बाद उसके रिटर्न में हम डिबेंचर इशू करेंगे, उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो आपका अगर एट पार पे डिबेंचर इशू करेंगे तो 990 डिबेंचर हमने वेंडर को इशू करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो उसके बाद अगर एट डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पर डिबेंचर ₹10 है कि नहीं, एक डिबेंचर पर 10 रुपया डिस्काउंट करके हम डिबेंचर को इशू करेंगे, तो उसका फिर रिकॉर्डिंग होगा, वेंडर अकाउंट ये 99,000 से ये डिबिट होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे, जितना डिस्काउंट का अमाउंट बनेगा वो लॉस ऑन इशू ऑन डिबेंचर में जाएगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, ये भी डिबिट हो जाएगा टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हम अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेंगे तो वेंडर को कितना डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, उसको हम इसका कैलकुलेशन करते। तो 99,000 डिवाइडेड बाय 90 क्या होगा, इशू प्राइस। 90 रुपीज़ पे हम डिबेंचर इशू कर रहा है, तो इसका 0 कट, 9 1 0 तो इन दिस केस द कंपनी हैज़ टू इशू 1,100 डिबेंचर टू वेंडर। डिस्काउंट डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, 1,100 इंटू 100, क्योंकि डिबेंचर का फेस वैल्यू ₹100 है, तो 11,000,000 आई थिंक 1,10,000। तो डिबेंचर अकाउंट में 1,10,000 अमाउंट, ये कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ये जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर कंपनी को होता है तो ये हमेशा क्या होता है, ये डिबिट होता है। तो डिबेंचर कितना इशू कर रहा है, 1,100 इंटू डिस्काउंट 10 रुपीज़, तो ये हो गया 11,000 11,000। तो 11,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में जाएगा। तो इन केस कंपनी एट डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते तो पहला एंट्री ये आएगा और सेकंड एंट्री ये होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम अगर एट प्रीमियम पे, तो यहाँ पर नरेशन लिखना मैं भूल गया, तो नरेशन लिखते हैं, issued 1,100 debenture as purchase consideration। अच्छा, इसके बाद अगर एट प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेंगे, प्रीमियम मीन्स एक्सिस अमाउंट लेके, है कि नहीं। डिबेंचर का वैल्यू 100 है, हम डिबेंचर को 110 रुपीज़ पे हम सेल कर रहा है। तो इस सिचुएशन में फिर इसका फिर एंट्री कैसा होगा, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आप इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले वेंडर अकाउंट, ये फिर ये भी
9,900 से 99,000 से डिबिट होगा, ठीक है। तो इसके बाद 10% डिबेंचर अकाउंट ये क्रेडिट होगा। साथ ही साथ फिर जितना पर डिबेंचर हम ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो सबसे पहले हम अगर प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करेंगे तो कितना डिबेंचर बनता है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं साइड पे। तो 99,000 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल टू 0 कट 11 1 जा 11 9 11 1 जा 11 9 जा 0. तो इन दिस केस 900 डिबेंचर इशू करना पड़ रहा है कंपनी को, वेंडर को, ठीक है। तो डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा 900 इंटू 100 आई थिंक 90,000। तो फिर एक्सिस कितना हो गया, प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम अमाउंट कितना हो गया, ये 900 इंटू 10 इज इक्वल टू 9,000। तो 10% डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा 90,000 अमाउंट जाएगा, क्रेडिट होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये 9,000 से क्रेडिट होगा। तो इसका फिर नरेशन इशूड टू 900 डिबेंचर एज परचेस कंसीडरेशन। तो इन केस ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो इसको आपने ऐसे रिकॉर्ड करना है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। द एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन डिबेंचर ओवर ऑफर डिबेंचर इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, एप्लाइड डिबेंचर एक्सिस होता है, ज़्यादा होता है किससे, ऑफर डिबेंचर के, ऑफर डिबेंचर से। तो इस चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो द क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज पेएबल 40 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन फॉर 10,000 डिबेंचर वी आर accepted and 2,000 application we are rejected generalized. So the question says, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड कंपनी के पास 10,000 डिबेंचर है और वो ये डिबेंचर वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है पब्लिक को लेने के लिए। तो उसके रिलेटेड कंपनी क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट निकालता है, प्रोस्पेक्टस इशू करता है और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के कंपनी को कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है डिबेंचर के लिए 12,000 डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव होता है और साथ ही साथ मनी भी रिसीव होता है। तो कंपनी 12,000 डिबेंचर तो इशू नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास 10,000 डिबेंचर है ना। तो इस केस में कंपनी क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन जो पहले आया है उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो लेट आया है, जो बाद में आया उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो इस केस में कंपनी 10,000 डिबेंचर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, और 2,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा और साथ ही साथ उनको 2,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी भी बैंक के थ्रू रिफंड करेगा। तो हमने इस सिचुएशन में फिर इसको कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि नहीं होता है, फिर उसको रिकॉर्डिंग वगैरह करना पड़ता है, उसको फिर उसका रिफंड भी देना पड़ता है। तो उसका ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह कैसे होते हैं हम उसको आज करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहले जब 12,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो उसका फिर जनरल एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डिबिट होगा टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितना बन गया, एप्लीकेशन मनी कितना है 40 रुपीज़ पर डिबेंचर। तो 12,000 इंटू 40 48 0000000
4,80,000, ये हो गया 4,80,000, ये भी 4,80,000 से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो कंपनी क्या करेंगे इसके बाद, 10,000 डिबेंचर का एप्लीकेशन मनी डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और 2,000 डिबेंचर का को रिफंड करेंगे, क्योंकि हमने 2,000 डिबेंचर हमने क्या किया, रिजेक्ट किया है। तो इसका फिर एंट्री होगा रिजेक्ट 10% डिबेंचर अकाउंट, ये डिबिट होगा 4,80,000 से, और डिबेंचर एप्लीकेशन और 10% डिबेंचर अकाउंट ये क्रेडिट होगा, और बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि हम रिफंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं रिफंड लिख देता हूँ। तो 10,000 डिबेंचर को हम एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका एप्लीकेशन मनी 40 पर डिबेंचर मीन्स 4,000,000,000 ये हो गया 4 लाख। तो 10% डिबेंचर अकाउंट में 4 लाख जाएगा, और बैंक के थ्रू हम रिफंड कितना करेंगे, 2,000 डिबेंचर इंटू 40, तो 80,000 हम क्या करेंगे, रिफंड देंगे जिसका डिबेंचर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब जिनको डिबेंचर अलॉट हुआ है उसका जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, तो उसका फिर एंट्री होगा 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये डिबिट होगा टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर कितना इशू किया, 10,000, तो इसका फिर अलॉटमेंट मनी कितना है पर डिबेंचर, 60 रुपीज़, आई थिंक 6 लाख। तो अलॉटमेंट मनी 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में फिर 6 लाख क्या होगा, क्रेडिट होगा, डिबिट होगा सॉरी, और 10% डिबेंचर अकाउंट में ये 6 लाख क्रेडिट होगा। ये हो गया जब अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी जब कंपनी रिसीव करेंगे, बैंक के अकाउंट में जाएंगे, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डिबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये 6 लाख से डिबिट होगा, साथ ही साथ ये 6 लाख से क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई सिचुएशन आता है तो उसको आपने ऐसे हैंडल करना है। तो आज का मेरा लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर इशू करते हैं तो 1 साल के बाद फिर कंपनी उस डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करते हैं। जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 10 डिबेंचर है उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एक डिबेंचर होल्डर के पास 10 डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर 10% है कि नहीं। इसके ऊपर फिर कंपनी 10% क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम। तो जब कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है वो एक टैक्सेबल इनकम होता है। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे, सबसे पहले टीडीएस करना पड़ता है। टीडीएस कितना बनता है,
फिर उसको काट के फिर डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स 10% है और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू ₹100। तो सबसे पहले हम 10 डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट ड्यू होता है, कितना बनता है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू पर डिबेंचर फेस वैल्यू कितना है? ₹100 इंटू 10% हो गया 10/100। तो डिबेंचर होल्डर के पास कितना डिबेंचर है? 10 डिबेंचर, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 0000 कट। तो ये हो गया 10 10 100, ठीक है। तो कंपनी को 10 डिबेंचर पर ₹100 ऐसे इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट में से फिर सबसे पहले TDS कितना बनता है, टैक्स है कि नहीं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट करना पड़ता है, ये एक मैंडेटरी है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। टैक्स ऑन डिबेंचर टैक्स ऑन इंटरेस्ट, ये हो गया, इंटरेस्ट बन रहा है ₹100, इसका 10% हो गया 10/100, 0000 काट, ये हो गया ₹10। टैक्स काटने के बाद फिर डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट मिलेंगे? डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट बन रहा है ₹100, उसमें से TDS काट ₹10 अगर हम इसको डिडक्ट करेंगे तो ₹90। तो डिबेंचर होल्डर को अपने इन्वेस्टमेंट पर 1 साल के बाद ₹90 मिलेगा। वैसे तो ₹100 मिल रहा है, मगर इसमें से ₹10 ऐसे TDS करना पड़ रहा है। ये TDS काट के फिर कंपनी ₹90 पे करेंगे। तो इसका फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे होता है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ये होगा डिबिट, कितने से? ₹100 से, ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट ये ₹90 से क्रेडिट होगा, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को अपने इन्वेस्टमेंट पर ₹90 मिल रहा है ना, तो ये ₹90 से क्रेडिट होगा। और टैक्स पेएबल अकाउंट, जितना TDS बन रहा है उसको हम कहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे? टैक्स पेएबल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया मैच 100, 90 + 10 100। उसके बाद जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक के थ्रू, है कि नहीं, तो उसका फिर एक एंट्री होगा। फिर जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, उसके बाद डेबिट हो जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा ₹90 से टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट को बैंक के थ्रू पे कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये ₹90 से क्रेडिट हो गया। तो इसके बाद कंपनी क्या करेंगे? जो TDS काट के रखा है डिबेंचर होल्डर से, उसको गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसका एंट्री आएगा टैक्स पेएबल अकाउंट, ये डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। ये TDS कितना बन रहा है? ₹10, तो ₹10 डेबिट होगा, साथ ही साथ ₹10 ये क्रेडिट भी होगा। तो इसका लास्ट एंट्री
जब लास्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को हम प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डिबिट हो जाएगा। तो इसका लास्ट एंट्री फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। P&L अकाउंट ये डिबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिबिट हो रहा है। जब हम इसको इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डिबिट रुपीज़ कितना, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ से ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये डिबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ये 100 रुपीज़ से क्रेडिट होगा। तो इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने इसका फिर रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे करना है। तो आज हमने सबसे पहले जब डिबेंचर कंसिडरेशन पे अदर देन कैश पे इशू होता है उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन इसको भी हमने किया। तो लास्ट में हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी किया।